बुकीज की हालचाल कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट अवर्स कवर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर के क्वेश्चंस, यानी आज हम इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस। अब ये दोनों चैप्टर्स पार्ट बी के हैं, यानी बुक 2 के हैं, और ये दोनों चैप्टर्स मिला के 15 नंबर का वेटेज रखते हैं, ठीक है। और बच्चों को, और सबसे बड़ी बात, बच्चों को ये चैप्टर टिपिकल लगते हैं। बच्चे इन चैप्टर से डरते हैं, बच्चों को ये लगता है कि यार ये चैप्टर तो बहुत खतरनाक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन तो हमसे कतई बनने ही नहीं वाले। लेकिन आपकी गलत फहमी है। मैं फिर से बोलूंगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपने रिविजन अगर की हुई है, ठीक है, तो बस जितने क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ना, वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन आपकी कमजोर है, अगर आपको समझना है, तो वन शॉट भी डले हुए हैं यार, उधर भी जाके आप देख सकते हो। 2.5 घंटे की वन शॉट है। इस चैप्टर का जो वन शॉट तो मेरा 2.5 घंटे का गया था, ठीक है। उधर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल रही है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है, कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा, बकायदा आप जाके वन शॉट देखो, फिर आके चैप्टर की जो क्वेश्चन है वो आके आप सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट पे कमांड आपकी होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, 15 नंबर अगर आपको सिक्योर करने हैं तो जरूर इस वीडियो को देखें और एंड तक देखें। अब बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, ठीक है जी। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 में भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमने बेसिकली 3 प्रकार के डिसीजन पढ़े थे। पहला था फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों प्रकार के हमने डिसीजन पढ़े थे, ठीक है। इनके क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब ये 1 मार्कर को क्वेश्चन है, आपसे बेसिकली ये पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। चलिए, तो एक 1 बाय 1 हम चारों स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी ये बोलती है कि नेट वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। मतलब नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो हाँ, ये तो सही है यार। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है? दूसरी स्टेटमेंट है करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जो एक ही साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स होते हैं। हाँ यार, तो ये भी सही है यार, ये भी सही बोल रहा है। फिर सी होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन इरिवर्सिबल होते हैं। हाँ, ये भी सही है, वो रिवर्सिबल नहीं होते, वो इरिवर्सिबल होते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा पैसा जा चुका होता है कंपनी का। तो कंपनी ने बहुत फंड्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व कर चुकी होती है। तो कंपनी अगर इस केस में ये सोचती है कि चलो हम पीछे मुड़ के देख लेते हैं, तो नहीं, इस डिसीजन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बेसिकली इफेक्ट करता है। तो भैया ये भी सही बात है, ठीक है। अब चौथी बात, डी स्टेटमेंट ये बोल रही है, डी पॉइंट ये बोल रहा है कि साइज ऑफ द एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो एसेट्स का साइज, प्रॉफिटेबली और जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट नहीं करती। क्या बात बोल रहे हैं यार, इट अफेक्ट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। तो इधर क्या आना चाहिए था? इधर इफेक्ट आना चाहिए था। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये गलत साबित हो रही है, इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा डी, दैट इज साइज ऑफ द एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट पे कमांड है तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। एंड इस चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा केस स्टडीज नहीं आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से सीबीएसई ये कोशिश करता है, बिकॉज दिस चैप्टर इज टेक्निकल, तो सीबीएसई ये कोशिश करता है कि हम बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ना फंसाएं, ठीक है। चलिए जी, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड होनी ही चाहिए। अब हम देखते हैं, तो उसका सही आंसर डी ही था, ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीबीएसई 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका ये है, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग
फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस होती है फंड रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करने की बिजनेस की और सोर्सेज ऑफ फंड को स्पेसिफाई करने की, वो क्या होती है? ठीक है, वो क्या होती है? कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कैपिटल बजटिंग। तो क्या बोला गया है? बिजनेस की फंड रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करना और सोर्सेस ऑफ फंड को स्पेसिफाई करना कि मतलब किस सोर्स से हम कितना पैसा रेज कर सकते हैं वगैरह, ये सब बेसिकली ब्लूप्रिंट जनरेट करना। ठीक है, बेसिकली एक ब्लूप्रिंट जनरेट करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अक्सर बच्चों को ये लगता है कि इसका आंसर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। It is concerned with taking those 3 important decisions। लेकिन जब ये सोर्सेस ऑफ फंड को स्पेसिफाई करना, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजों की जब प्लानिंग की जाती है तो वो आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक है, तो बेसिकली बिजनेस का एक ब्लूप्रिंट जनरेट करना होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसलिए हमारा सही आंसर ना ये होगा, ना ये होगा, ना ही ये होगा। हमारा सही आंसर होगा बी, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये केस स्टडी टाइप वाला एमसीक्यू है, और केस स्टडी टाइप वाला क्वेश्चन है, नॉट एमसीक्यू, केस स्टडी टाइप वाला ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है केसन्स लिमिटेड वाज अ रेप्यूटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो केसन लिमिटेड एक रेप्यूटेड कंपनी थी जो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती थी ईवी के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। एज द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रू, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड थी वो ग्रू हुई, बढ़ी। केसन लिमिटेड थी नीडेड मोर कैपिटल, उनको और कैपिटल की जरूरत पड़ी ऑटोमोटिव पार्ट्स की डिमांड को मीटअप करने के लिए। ठीक है, अतुल द फाइनेंस मैनेजर ऑफ केसन लिमिटेड, अतुल जो फाइनेंस मैनेजर था केसन लिमिटेड का, उसने सजेस्ट किया कि कंपनी को फंड रेज करने चाहिए एक पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स के साथ, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट था वो बुलिश था। ठीक है, द सीईओ फुल्ली अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स would not only reduce the management's holding in the company but would also require considerable expenditure। तो क्या हुआ, जो सीईओ था उससे फुल्ली इस बात को समझा कि ये जो फंड्स को रेज करने की जो प्रोसेस है, ये सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट होल्डिंग को ही कम नहीं करेगी, बल्कि इसमें खर्चा भी बहुत है। ठीक है, but would also require considerable expenditure. Even then, he agreed with the finance manager, and the public issue of shares was made complying with the guidelines of Securities and Exchange Board of India. फिर उसने फाइनेंस मैनेजर की बात से अग्री किया और जो पब्लिक इशू था शेयर्स का, उसको किया गया सेबी की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए, तो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है और 4 फैक्टर्स आपको बताने हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं व्हेन इट इज कमिंग टू चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमें वो जानना है। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? तो क्या लिखा गया है कि केसन लिमिटेड एक रेप्यूटेड कंपनी थी। ठीक है, अब क्या हुआ था, अब क्या जो अतुल था जो फाइनेंस मैनेजर, उसने सजेस्ट किया था कि कंपनी को फंड्स रेज करने चाहिए पब्लिक इशू के साथ, बिकॉज स्टॉक मार्केट बुलिश है। ठीक है, सीईओ था, उसने इस प्रोसेस को समझा, फंड्स की प्रोसेस को रेज करने को समझा, और उसको लगा कि इससे मैनेजमेंट की होल्डिंग ही नहीं कम होगी बट कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर भी लगेगा, तो इसलिए उसने फाइनेंस मैनेजर की बात से माना और पब्लिक इशू कर दिया गया शेयर्स का सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। ठीक है, अब कौन सी वो बातें, फिर से मैंने दोबारा इसको समझाया है, कौन सी वो बातें कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही हैं, आपको वो बताना है। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक मार्केट कुछ समझ आ रहा है ना, तो बेटा जो आपको फैक्टर समझ आ रहे हैं वही इसके आंसर्स हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट की कंडीशंस, कंट्रोल, खर्चा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेबी का, तो ये सारी चीजों के बारे में, ये सारी 4 फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत स्टील लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। भारत स्टील लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो कि 50 मिलियन टन बनाता है स्टील का एनुअली, सालाना। ठीक है, सालाना, एंड जनरेटिंग रेवेन्यू ऑफ 38 बिलियन यूएस डॉलर्स, और वो रेवेन्यू जनरेट करता है 38 बिलियन यूएस डॉलर्स की।
उसने हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी, उसने रिसेंटली दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी को एक्वायर किया है, जर्मन स्टील्स को, ठीक है। आफ्टर दिस एक्विजिशन, इस एक्विजिशन के बाद भारत स्टील लिमिटेड जो होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन जाएगा। आई बात समझ? फिर क्या हुआ? फॉर दिस एक्विजिशन भारत स्टील लिमिटेड हैड टू अरेंज अबाउट 50 करोड़ ऑफ रुपीज थ्रू डेब्ट एंड इक्विटी। अब इस एक्विजिशन के लिए भारत स्टील को 50,000 करोड़ रुपीस अरेंज करने पड़े डेब्ट और इक्विटी से, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन यहां पर परफॉर्म किया गया है फंड्स को अरेंज करने के लिए, आपको वो बताना है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो क्या बोला गया है, कौन सा फंक्शन कंपनी को अरेंज करना और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा फंड्स को अरेंज करने के लिए। फंड्स को अरेंज करने के लिए ध्यान है ना, कितने रुपए चाहिए? 50,000 करोड़ रुपए चाहिए उसको डेब्ट और इक्विटी से। कौन से सोर्स से कितना पैसा लेना है, डेब्ट से कितना पैसा लेना है, इक्विटी से कितना पैसा लेना है, ये बेटा हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? कौन से डिसीजन में हमने पढ़ा? 3 प्रकार के डिसीजन पढ़े थे, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रेकअप ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, कितना इक्विटी से उठाना कितना डेब्ट से उठाना, वो हमने कहाँ पढ़ा था? वो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ा था। बस फाइनेंसिंग डिसीजन ही लिख के आ जाओगे तो भी बढ़िया है, फाइनेंस फंक्शन समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम ईच सोर्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन किस चीज से रिलेट करता है कि कितना सोर्स ऑफ फाइनेंस, कितना एक सोर्स से पैसा रेज करना है, ठीक है, कितना खर्चा जाएगा, ये सब फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड होता है। इज इट क्लियर गाइस? आई होप आपको इधर तक समझ आया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2022 टर्म 2 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मायरा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन्स is planning to expand its business and requires 250 करोड़ for the same। मायरा लिमिटेड जो कि टीवीज बनाती है वो प्लान कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और 250 करोड़ रुपए की जरूरत है इसी चीज के लिए उसको, ठीक है। A number of projects are available to the company to invest in and each project has to be evaluated carefully। काफी सारे प्रोजेक्ट्स उसके सामने हैं और सारे प्रोजेक्ट्स को केयरफुली evaluate भी करना है, ठीक है। तो the finance manager of the company has assessed the projects in terms of the rate of return from each project and wanted to select the one with the higher rate of return। अब जो उस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर था उसने सारे ही प्रोजेक्ट्स को पढ़ा, देखा कि किसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, किसमें हमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है हर एक प्रोजेक्ट से, और उसको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना था जिसमें उसको सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। So, but before selecting the project, he has to take into consideration other factors also। लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंसिडर करने के लिए उसको कुछ फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे। अब आपको वही फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन की मतलब कौन से सोर्स में, ठीक है, कौन से एसेट में हमें कंपनी का पैसा लगाना है, कैपिटल बजटिंग में, वर्किंग कैपिटल में, ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो क्या बोला गया है? द इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि जो कंपनी का पैसा है वो कौन से एसेट्स में लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, यही होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और कौन से फैक्टर्स है वो अपन फैक्टर्स देख लेते हैं। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब ये देखना पड़ता है कितना कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, ये सब देखना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपको ये 2 चीजें लिखनी है, ठीक है जी। चलिए फटाफट इधर तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए गाइस, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इधर तक। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आई गेस फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर से है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाला एमसीक्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइनेंशियल मार्केट allocates or directs funds available for investment into the most productive investment opportunity। तो फाइनेंशियल मार्केट एलोकेट करता है या डायरेक्ट करता है फंड्स को सबसे प्रोडक्टिव यूसेस पे, उसको डायरेक्ट करता है, ठीक है। पैसे को सबसे अच्छे जगह पे वो बेसिकली इन्वेस्ट करवाता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सो
इन डूइंग सो, अब ऐसा करके वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? ठीक है, सबसे पहला है क्रिएटिव। क्रिएटिव फंक्शन क्यों ही परफॉर्म करेगा, अगर कुछ क्रिएट तो वो कर नहीं रहा, नो भाई। एक्सचेंज फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करता। एलोकेटिव फंक्शन में चांसेस है, बिकॉज क्यों, वो क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। हमने पढ़ा है बहुत बार कि फाइनेंशियल मार्केट एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, ना ही प्रोडक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी, एलोकेटिव फंक्शन। अच्छा यार, इधर वैसे एलोकेटिव फंक्शन इज द राइट आंसर। इधर मैं ऐसे कर देती हूँ यार, ये श्वेता दीदी गड़बड़ कर देती है, कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, सो ये बी है ना, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो द राइट आंसर है बी, एलोकेटिव फंक्शन। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डैश हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। वो कौन सी जगह होती है? ठीक है, वो कौन सा मार्केट होता है जो इस पर्पस के साथ एस्टैब्लिश किया गया है कि हमें एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करना है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। मतलब कौन बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को एस्टैब्लिश करता है, विच मार्केट इज दैट? ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, हाँ हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स ऑफ बैंक जरूर होता है, लेकिन उसका इसमें कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, फिर है तीसरा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी नहीं करता। मनी मार्केट की बात की जा रही है, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, चलो सिक्योरिटीज की बात है, चलो 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 हम तो सेबी पर टिक कर देते हैं। लेकिन नहीं, सीबीएसई यहां पर आपको फंसाती है। इधर साफ लिखा गया है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को सेबी नहीं करती ब्रो। ठीक है, फिर स्टेट बैंक क्यों ही करेगा यार, ये तो हमेशा यही बोलते हैं कि लंच के बाद आना, 2 बजे के बाद आना। ठीक है, तो ये भी नहीं करेंगे। इसलिए हमारा सही आंसर है डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। बच्चे अक्सर इस पे, मेजॉरिटी बच्चे सेबी टिक करके आते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमारा राइट आंसर है ए, दैट इज डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सीबीएसई आपका 2024 में भी पूछा गया है ये सवाल। क्वेश्चन आपका है इन द डैश मार्केट, वो कौन सा मार्केट होता है? मतलब इन द डैश मार्केट प्राइसेस आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइसेस कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं और डिसाइड किए जाते हैं कंपनी द्वारा। इधर क्या बात बोली गई है, वो कौन सा मार्केट होता है जहां पर जो प्राइस होता है वो कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है, सेट किया जाता है। तो बच्चों को ये लगता है सेकेंडरी होगा, लेकिन नहीं बच्चों, इधर क्या लिखा हुआ है कि डिटरमाइन प्राइसेस, जहां पर कंपनी डिटरमाइन करती है। कंपनी जब पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को लेके आती है तो वो फ्रेश इशू करती है, और तब प्राइमरी मार्केट इसको इश्यू करता है। जब हाँ सिक्योरिटीज ट्रेड होने लगती हैं, जब प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज खुद ही मतलब बाद में ट्रेड होने लगती हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट के हाथ में आ जाती है पावर। तब डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से प्राइसेस सेट होते हैं सिक्योरिटी के। लेकिन जब पहली बार कोई सिक्योरिटी मार्केट में उतरती है, तब बेटा कंपनी ही उसका प्राइस सेट करती है। आई बात समझ? तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। जब पहली बार कंपनी अपने सिक्योरिटीज को इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में उतरती है, ना कि सेकेंडरी मार्केट में। इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा ए, दैट इज प्राइमरी मार्केट। ना ही ये वाला बनेगा, ना ही मनी वाला, ना ही स्टॉक वाला। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मैं इधर लिख के बता देती हूं कि प्राइमरी मार्केट में, इधर आपके समझाने के लिए लिख देती हूं, प्राइमरी मार्केट में, अरे यार, प्राइमरी मार्केट में फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं। प्राइमरी मार्केट में फ्रेश या न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज होता है। ठीक है, न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। क्या होती है? प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। ठीक है जी, क्लियर?
ऑलराइट ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर प्राइमरी मार्केट था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो सीबीएसई 2023 में पूछा गया था, सीबीएसई वालों 2023 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अपन आराम से पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? हितेश लिमिटेड इज अ वेल नोन कंपनी इन द सीमेंट इंडस्ट्री सिंस 1999। मतलब हितेश लिमिटेड एक बहुत ही वेल नोन कंपनी है सीमेंट इंडस्ट्री में 1999 से। ठीक है, The company has an authorized capital of 100 crore and is listed with a reputed stock exchange। तो जो कंपनी है उसके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है 100 करोड़ की और वो रेप्यूटेड स्टॉक एक्सचेंज पे भी बढ़िया लिस्टेड है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इट शेयर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर सीमेंट। जो उसकी शेयर्स की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है सीमेंट की वजह से, उसकी सीमेंट की डिमांड की वजह से। ठीक है, Now the company wants to enter into car manufacturing business। अब कंपनी का सीमेंट वाला काम बढ़िया चल रहा है तो कंपनी को साथ साथ में कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी एंटर करना है। ठीक है, उसके गोल्स देखो, एम्बिशंस देखो। फॉर दिस इट रिक्वायर्स 200 करोड़। अब इसके लिए कंपनी को 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी डिसाइड्स टू रेज दिस कैपिटल बाय पब्लिक इशू। अब जो फाइनेंस मैनेजर है कंपनी का उसने ये डिसाइड किया कि हम इस पैसे को पब्लिक इशू के जरिए रेज करेंगे। किसके जरिए रेज करेंगे? पब्लिक इशू के जरिए हम इसको रेज करेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। आपको वो मार्केट आइडेंटिफाई करना है जिसमें कंपनी की एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाएगा। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाएगा। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में क्या होता है बेटा? इधर ही आपको लिख के अभी बताया था मैंने। ठीक है, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज यहाँ पर ट्रेड होती है, वो कौन सा मार्केट होता है? फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, बी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, नेम द मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू रेज इट्स कैपिटल ऑफ 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस। अब वो कौन सा मार्केट है जिस मार्केट में कंपनी को अपने नए बिजनेस के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, नए बिजनेस के लिए। ठीक है, फिर तीसरा आपसे ये बोला गया है कि इन मार्केट्स के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो बेटा अब ये सोच रहे हो कि कंपनी तो पुरानी है तो वो सेकेंडरी मार्केट में लेके आएंगी ना अपने नए बिजनेस की, अपने नए प्रोजेक्ट की सिक्योरिटीज, लेकिन नहीं, कंपनी पुरानी है लेकिन ये जो उसका कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो तो नया है ना बेटा। तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो वो सिक्योरिटीज लेके आना चाहती है वो नया है तो वो प्राइमरी मार्केट में आएगा, और जिस मार्केट में वो पहले से ही ट्रेड कर रही है वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा। ठीक है, तो क्या है? पहला आंसर है इसका ए है सेकेंडरी मार्केट और बी है प्राइमरी मार्केट। अब आपसे ये बोला गया है फिर कि इनके बीच में आपको फर्क बताना है, तो वो आपका होमवर्क है। ठीक है, वो आप खुद बताओगे मेरे को बहुत अच्छे से, अभी ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सी वाला इज योर होमवर्क। ठीक है, आप लिख के बता ही सकते हो कि प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज के जो प्राइसेस होते हैं कंपनी डिसाइड करती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के वजह से डिसाइड होता है। प्राइमरी मार्केट में नए सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। सो देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में जो बायर होता है, ठीक है, वो खरीदने वाला होता है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बायर खरीदने वाला होता है, सेलर बेचने वाला, मतलब जो इन्वेस्टर होता है वो बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट में एक इन्वेस्टर बस खरीद सकता है बिकॉज वो पहली बार आ रही है सिक्योरिटीज, है ना। तो कोई भी आप दो डिफरेंस बिटवीन लिख देना। चलो, इसको होमवर्क भी क्या मैंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, ये तो क्लास वर्क ही हो गया यार, छोड़ो, ये होमवर्क भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, कुछ और होमवर्क दे दूंगी, कुछ और होमवर्क लेके आई हूँ एक्चुअली आपके लिए। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये केस स्टडी टाइप वाला मुझको एमसीक्यू लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, Rahul wants to buy shares of Rexter Limited which are being traded at the National Stock Exchange। तो राहुल को शेयर्स खरीदने हैं रेक्स्टर लिमिटेड के जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जा रहे हैं। He feels that the share prices will go up in the future। उसको ये लग रहा है कि जो शेयर के जो प्राइसेस हैं वो आने वाले फ्यूचर में ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उसको कौन सा मार्केट अप्रोच करना चाहिए? इस पर्पस के लिए, इस पर्पस के लिए उसको कौन सा मार्केट अप्रोच करना चाहिए वो आपको ये बताना है। फिर से पढ़ के बता देती हूँ। राहुल शेयर्स खरीदना चाहता है रेक्स्टर लिमिटेड की जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं।
ठीक है, ट्रेड होते हैं, उसको ये लगता है कि इस कंपनी की शेयर प्राइसेस फ्यूचर में ऊपर जा सकते हैं, तो कौन से मार्केट में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए? मनी मार्केट तो भाई शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है, इट इज नॉट, ये आंसर इसका हो ही नहीं सकता, तो उसको हम रॉन्ग कर देते हैं। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, इधर ऑलरेडी ट्रेड किए जा रहे हैं, तो ये भी हमारा कैंसल हो गया। सेकेंडरी मार्केट इज द राइट आंसर, बोथ बी एंड सी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो चलो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो इनमें से स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सी है, आपको वो पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहली स्टेटमेंट है प्रोवाइड्स, ध्यान रखना स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बोला गया है। अब स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट इसका दूसरा नाम होता है जी। इज इट क्लियर? तो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या है? प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू नई सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करती है नई सिक्योरिटीज को। अच्छा, इधर अंडा लगा देती हूँ। चलो बाकी की स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन को इंश्योर करती है, हाँ ठीक है, सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है, हाँ ये भी सही है। स्पेकुलेशन का स्कोप प्रोवाइड करती है, हाँ हेल्दी स्पेकुलेशन का स्कोप प्रोवाइड करती है। लेकिन बेटा इधर लिखा गया है न्यू सिक्योरिटीज को, न्यू सिक्योरिटीज को नहीं बेटा, ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को प्रोवाइड करती है ना। स्टॉक एक्सचेंज की बात की जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है ना। इसलिए हमारी गलत स्टेटमेंट कौन सी है? इसलिए हमारी गलत स्टेटमेंट है ए, ठीक है। बाकी ये सारी सही है, ये हमारी गलत है। अरे यार गुदागादी बहुत हो रही है आजकल, बहुत गुदागादी हो रही है, जिंदगी में भी गुदागादी बहुत चल रही है गाइस। चलो जी देखो, अब देखो, इज इट क्लियर? तो ए वाला हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको रीजन भी इसका समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सीबीएसई 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विथ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डैश, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए एक इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डैश, डैश ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है। डिपॉजिटरी, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड। बेटा मैंने आपको एक चेन बताई थी, बहुत अच्छे से क्लास में भी एक चेन बताई थी कि इन्वेस्टर को जब अकाउंट खोलना पड़ता है तो इन्वेस्टर अप्रोच करता है किसको? इन्वेस्टर अप्रोच करता है डीपी को, बोले तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। किसको अप्रोच करता है? वो अप्रोच करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, ठीक है। किसको अप्रोच करता है? वो अप्रोच करता है डीपी को, बोले तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। अब वो डीपी नहीं जिसकी डीपी आपको दिखती नहीं है व्हाट्सएप पे, बिकॉज उससे आपको ब्लॉक कर दिया, उसकी बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, मजाक से हटके यार, ठीक है। उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकती है, वो कोई बैंक भी हो सकता है, वो कोई एनबीएफसी भी हो सकता है, वो कोई ब्रोकर भी हो सकता है, हाँ इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फर्दर किसके साथ कनेक्टेड होता है? ये डीपी फर्दर डिपॉजिटरी के साथ अकाउंट खुलवाता है, ठीक है। ये डिपॉजिटरी फर्दर अकाउंट खुलवाता है। तो बेसिकली डिपॉजिटरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो सिक्योरिटीज को क्या करती है? होल्ड करके रखती है, स्टोर करके रखती है। तो इन्वेस्टर डायरेक्टली नहीं खुलवा सकता, बिकॉज हमारे भारत देश में करेंटली दो ही डिपॉजिटरीज है, एक एनडीएसएल और एक सीडीएसएल, ठीक है, एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, ठीक है, ये दो ही डिपॉजिटरीज हैं। तो इन्वेस्टर को डीपी के साथ खुलवाना पड़ता है और फर्दर डीपी डिपॉजिटरी के साथ खुलवाता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा? हमारा सही आंसर बनेगा डिपॉजिटरी, ठीक है, बिकॉज सेबी भी के साथ भी नहीं खुलवाता, स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी नहीं खुलवाता, म्यूचुअल फंड के साथ भी नहीं खुलवाता, इसलिए आवर राइट आंसर विल बी डिपॉजिटरी। इज इट क्लियर गाइस? चलिए जी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इधर तक।
हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने इधर तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि सुप्रिया's ग्रैंडमदर हु वाज अनवेल, जो सुप्रिया की दादी जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कॉल्ड हर एंड गेव हर अ गिफ्ट पैकेट। उन्होंने अपनी पोती को, ग्रैंड डॉटर को बुलाया और उसको एक गिफ्ट पैकेट दिया। ठीक है, सुप्रिया ओपन द पैकेट, सुप्रिया ने पैकेट को खोला एंड सो मैनी क्रम्पल शेयर सर्टिफिकेट, और उसे देखिए कि जो शेयर सर्टिफिकेट थे बहुत क्रम्पल हुए पड़े थे। क्रम्पल वैसे नहीं जिसके अपन कोई कागज लेते हैं उसको गुचड़ पुचड़ बिल्कुल कर देते हैं, फिर उसको खोलते हैं बिल्कुल वो मरा सा हो जाता है, वैसा ही। ठीक है, तो उससे क्रम्पल शेयर सर्टिफिकेट देखे उस डब्बे के अंदर, उस गिफ्ट पैकेट के अंदर। ठीक है, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट दे हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय हर लेट ग्रैंडफादर। उसकी दादी ने बताया कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं ना, ये जो बिल्कुल क्रम्पल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं ना, ये इसके दादाजी पीछे छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, सो एज नो ट्रेडिंग इज नाउ डन इन फिजिकल फॉर्म, अब कोई भी ट्रेडिंग फिजिकल फॉर्म में नहीं की जाती, तो सुप्रिया वांट्स टू नो द प्रोसेस बाय adopting which she is in a position to deal with these certificates। तो उसको प्रोसेस जाननी है जिस प्रोसेस को अडॉप्ट करके इन सर्टिफिकेट के साथ डील कर सकती है। ठीक है, सो आपको आइडेंटिफाई करना है और प्रोसेस को स्टेट करना है। फिर मतलब ये कौन सी प्रोसेस है। अब क्या बोला गया इधर, आपको देख के समझ आया होगा, पढ़ के समझ आया होगा कि अब कोई भी ट्रेडिंग फिजिकल फॉर्म में तो यार की ही नहीं जाती। अब सुप्रिया को जानना है कि वो कौन सी प्रोसेस को अडेप्ट कर सकती है जिसके साथ उन सर्टिफिकेट के साथ डील कर पाए। बिकॉज यार अब फिजिकल सर्टिफिकेट में तो कोई ट्रेडिंग होगी नहीं, लेकिन क्या उस फिजिकल सर्टिफिकेट का कुछ किया जा सकता है, ये डाउट उसके दिमाग में है। ठीक है, ये दिमाग उसके डाउट में बोल रही थी। क्या हो गया है, मेरे ही दिमाग में कुछ डाउट भरे हैं भाई। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो देखो तो क्या है, सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है और प्रोसेस को स्टेट करना है। फिर आपको 2 रीजंस देने हैं टू सुप्रिया, सुप्रिया को, जिन ऑल्सो गिव 2 रीजंस टू सुप्रिया व्हाई डीलिंग विद शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म हैड बीन स्टॉप्ड। आपको 2 रीजंस भी देने हैं सुप्रिया को कि किन वजहों से, किन रीजंस की वजह से फिजिकल सर्टिफिकेट्स में ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें फिजिकल एंट्री को कैंसिल करके कौन सी प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, तो डीमटेरियलाइजेशन में होगा, इट इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज held by the investor in a physical form are cancelled and the investor gives an electronic entry or number that he or she can hold it as an electronic balance in an account। तो क्या है, डीमटेरियलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिक्योरिटीज इन्वेस्टर फिजिकल फॉर्म में कैंसिल करवा के इन्वेस्टर को एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री दे दी जाती है ताकि वो अपने अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होल्ड कर पाए। ठीक है, अब किन रीजंस की वजह से आप फिजिकल सिक्योरिटीज पे आज डील नहीं कर सकते, काफी सारे रीजंस है, जैसे कि खराब हो जाते हैं, तेल लग गया, गंदा हो गया, चोरी हो गया, ठीक है, फट गया, काफी सारे रीजंस होते हैं। तो आप कोई भी 2 रीजंस लिख सकते हो। रीजन क्या दिया गया है, थेफ्ट बोले तो चोरी, ट्रांसफर डिले मतलब डिले करने में बहुत, ट्रांसफर करने में बहुत डिले हो जाता था। आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइज कर दिया गया है तो फटाफट काम हो जाता है, लेकिन पहले ट्रांसफर करने में भी बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, तो ट्रांसफर्स में काफी डिले हो जाता था, चोरी वगैरह, खराब ना हो जाए, इन रीजंस की वजहों से क्या कर दिया गया, आज फिजिकल सर्टिफिकेशन कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। ठीक है जी, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेशु's father has gifted her shares of a large cement company with which he had been working। रेशु के पापा ने उसको शेयर्स गिफ्ट किए हैं एक बहुत बड़ी लार्ज सीमेंट कंपनी के, ठीक है, जिनके साथ वो काम कर रहे थे, with which he had been working, जिनके साथ वो काम कर रहे थे। ठीक है, these securities were in physical form, ये जो सिक्योरिटीज थी ये फिजिकल फॉर्म में थी। She already has a bank account which he had been working, उसके पास एक ऑलरेडी बैंक अकाउंट है, ठीक है, जिसके साथ वो ऑलरेडी काम कर रही थी। She visited to sell the shares and approach a registered broker for the purpose। उसने क्या किया, उसने शेयर्स को बेचना चाहा और उसने रजिस्टर्ड ब्रोकर को क्या किया, अप्रोच किया। अब आपको एक मैंडेटरी डिटेल बतानी है जो उसको ब्रोकर को देनी ही पड़ेगी। अकाउंट तो उसके पास है, बैंक अकाउंट तो उसके पास है, लेकिन उसको अगर सिक्योरिटीज में डील करना है तो वो कौन सी मैंडेटरी डिटेल होती है। जब मैं आपको प्रोसेस पढ़ा रही थी, है ना, तो सबसे पहला स्टेप था सेलेक्टिंग द ब्रोकर।
सबसे पहला स्टेप था सेलेक्टिंग द ब्रोकर, उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रोकर और क्लाइंट एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और ब्रोकर को कुछ डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जैसे कि पैन, नाम, ऑक्यूपेशन, कहाँ रहते हो, ये सारी डिटेल्स और भी देनी पड़ती हैं। लेकिन एक वो ऐसी डिटेल थी जो बिल्कुल मैंडेटरी थी। अब आप सोचोगे बहुत सारी डिटेल है, तो कोई भी डिटेल लिख के आ जाते हैं, नाम, ऑक्यूपेशन, कुछ भी लिख के आ जाते हैं ना, लेकिन क्या बोला गया है बेटा, मैंडेटरी डिटेल बोली गई है जो कंपलसरी है, ठीक है। तो कंपलसरी डिटेल होना क्या होना चाहिए कि पैन अकाउंट होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, पैन अकाउंट होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए। अगर किसी को अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है, अगर पैन अकाउंट ही नहीं खुलवाया हुआ है तो डीमैट अकाउंट भी फिर नहीं खुल सकता। सो दिस इज वेरी वेरी मैंडेटरी डिटेल। तो मैंडेटरी डिटेल बोला गया है, इस बात को ध्यान रखना। वैसे आप कुछ भी लिख सकते थे लेकिन मैंडेटरी बोल दिया है, तो पैन अकाउंट मैंडेटरी डिटेल होती है, ठीक है। इधर लिख देती हूं, पैन अकाउंट मैंडेटरी डिटेल होती है। इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर? चलिए जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ड्यू टू वेरियस मेल प्रैक्टिसेस एंड मल्टीप्लाइड इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। अब क्या हुआ, काफी प्रकार की मेल प्रैक्टिसेस बढ़ रही थी, काफी प्रकार की धोखाधड़ी वगैरह बढ़ रही थी, और जो लोगों की जो शिकायतें थी, लोगों की जो कंप्लेंट्स वगैरह थी, वो भी डबल हो रही थी, वो भी मल्टीप्लाई हो रही थी, वो भी बहुत बढ़ रही थी। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार ने डिसाइड किया कि वो एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए क्या किया उन्होंने, क्या किया, एक सेपरेट बॉडी उन्होंने एस्टैब्लिश की, सेटअप की, ठीक है। अब क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अबव स्टेटेड पर्पस। अब वो कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत सरकार ने इन धोखाधड़ी वगैरह को मद्देनजर रखते हुए एस्टैब्लिश करने का सोचा, आपको वो बताना है, ठीक है, और इसका आपको ऑब्जेक्टिव भी बताना है, ठीक है। तो हमने काफी सारे ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इस बॉडी के फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शंस कौन कौन से हो गए, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, चलो इधर लिख देती हूं, फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, ये सारे हमने, है ना, रेगुलेटरी फंक्शन, ये तीन बेसिकली फंक्शन है, वो फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है और उसके ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये बताना है भाई कि वो बॉडी कौन सी है, कौन सी वो रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सब चीजों को ठीक करती है ना, इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है, और दूसरा है कि आपको ऑब्जेक्टिव बताना है, ठीक है जी। तो बॉडी का नाम क्या है, बहुत सिंपल, सेबी इसका नाम है, सेब नहीं बेटा, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम है। इसका काम क्या है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है और सिक्योरिटी इंडस्ट्री को क्या करती है, प्रमोट, orderly to regulate the stock exchange and the securities industries to promote their orderly functioning, ताकि उनकी orderly functioning हो, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है और सिक्योरिटी इंडस्ट्री को भी क्या करती है, रेगुलेट करती है, प्रमोट करके चलती है, ताकि वो जो फंक्शन कर रहे हैं वो एक ऑर्डरली वे में, एक सीक्वेंस वे में, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में वो काम करें, किसी भी प्रकार की मैल प्रैक्टिस, धोखाधड़ी वगैरह कुछ भी ना हो, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ये मेक श्योर करती है सेबी, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है एंड फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख दे रही हूँ बेटा मैं, अब इधर चलो लिख देती हूँ, इधर मिटा के इधर लिख देती हूँ, लीक है बेटा ये टॉपिक, किसी भी सेट में ये आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्लियर, बहुत बढ़िया, ऑल राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन April 12, 1988
सॉरी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12th अप्रैल, सही तो बोल रही थी यार, क्या गड़बड़ थी, ऑन 12th अप्रैल 1988 एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी to promote orderly and healthy growth of securities market and for investor protection। क्या हुआ, ये भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 अप्रैल 1988 को एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोले तो जो एडमिनिस्ट्रेट करती है, ठीक है, रेगुलेट करती है, को बनाया टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का जो मार्केट है वो ऑर्डरली एंड हेल्दी वे में ग्रो हो, अच्छे तरीके से वो ग्रो हो। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 12 अप्रैल 1988 को एक बॉडी बनाई, ठीक है। फिर और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर क्या हुआ, 1988 में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया था, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया था, but it was given a statutory status in 1992 through an act of parliament। लेकिन 1992 में जाके उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए उसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। मतलब आज जो वो बॉडी एक्ट कर रही है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। पढ़ा है ना यार 11th क्लास में स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। तो आज जो वो बॉडी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और किस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुई है? इस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश हुई है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना है, इस पर्पस के लिए बढ़िया वो बनी है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया है, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी विच हैज बीन हाईलाइटेड अबव। अब कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो यहाँ पर हाईलाइट की गई है, आपको वो बताना है, ठीक है। फिर स्टेट द 3 ऑब्जेक्टिव, आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं इसके डेवलपमेंट के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी करती है, ठीक है। तो आपको इसके फिर 3 ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेसिकली होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब हम सीधा मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है, कौन सी बॉडी है आपको ये बताना है, ठीक है। फिर आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं 3, फिर आपको इसके 2 फंक्शंस भी बताने हैं। मैंने आपको बोला ही था ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो देखो क्वेश्चन वहां से पूछ लिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। होमवर्क आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ डाउट हो तो वन शॉट भी हमारे डले हुए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे सीधा हमारी नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारी लास्ट वीडियो होगी। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।